Hello, students. This topic is from FAC Part 2, Physics FAC Part 2. सेकेंड ईयर फिजिक्स से ये जो टॉपिक है ये है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम कांस्टेंट के। यानी इस टॉपिक का मकसद या मतलब ये है कि जैसा कि हमने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा था इससे पहले एक लेक्चर में कि कूलम लॉ के मुताबिक अगर टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस हो तो वो एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वो जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला होता है उस फासले के स्क्वायर के साथ उस फोर्स का इनवर्स रिलेशन होता है और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। वो लॉ हमने डिटेल में पढ़ी थी। उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन ये वैल्यू जो है या ये इक्वेशन जो है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चार्जेस के दरमियान एयर हो या वैक्यूम या फ्री स्पेस हो। सो ये रिलेशन जो है वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप फोर को देख ले तो फोर जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कहा जाता है। इन एप्सिलॉन नॉट जो है ये एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है। परमिटिविटी से मुराद जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि एक मीडियम के परमिटिविटी से मुराद ये है कि वो मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कितनी रिडक्शन कर सकती है या वो मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना कम कर सकते हैं, वो उस मीडियम की परमिटिविटी है। यानी परमिटिविटी से ये मुराद है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर लूँ, एप्सिलॉन नॉट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 8.85 क्रॉस 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसे इसे सिंप्लीफाई कर लो 4 क्रॉस 3.14 क्रॉस 8.85 क्रॉस 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इससे के की वैल्यू आ जाएगी 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू है के की ये फ्री स्पेस या एयर के लिए होती है या वैक्यूम के लिए होती है। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उस लॉ में एक कांस्टेंट था, उसे हम जी से डिनोट करते थे। उस कांस्टेंट को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता था। वो जो कांस्टेंट था उसकी भी एक वैल्यू थी, आपको याद होगा 6.67 क्रॉस 10 टू पावर -11। ये जो वैल्यू थी ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू थी और वो कांस्टेंट वैल्यू जो थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। एक साइंटिस्ट था उसका नाम केवेंडिश था, उन्होंने ये जी की वैल्यू जो थी एक एक्सपेरिमेंट में मायर की थी। वो जो कांस्टेंट था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता था। उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट इस वजह से कहा जाता था कि वो कांस्टेंट जो था वो हर किस्म मटेरियल के लिए सेम था। यानी उसकी जो वैल्यू थी वो मटेरियल मीडियम पर डिपेंड नहीं करती थी, वो मटेरियल मीडियम से इंडिपेंडेंट थी। यानी फॉर एग्जांपल अगर दो मासेस के दरमियान एयर हो, अगर दो मासेस के दरमियान
फ्री स्पेस हो या अगर दो मासेस के दरमियान एक सॉलिड मीडियम भी हो, तो जी की वैल्यू हमेशा के लिए 6.67 क्रॉस 10⁻11 होती थी। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो कुछ अलग है। यहाँ पर जो कांस्टेंट k है ये किसी मटेरियल मीडियम से इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हर मटेरियल मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, वो हर मटेरियल मीडियम के लिए सेम नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, उसकी जो वैल्यू आई वो है 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये फ्री स्पेस या एयर के लिए है। इसके बाद अगर हमें ये समझना है कि k की जो वैल्यू है वो क्यों हर मटेरियल मीडियम के लिए डिफरेंट होती है या वो क्यों मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम रिलेटिव परमिटिविटी को पहचान लें कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। स्टूडेंट, रिलेटिव परमिटिविटी से मुराद ये है कि द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम to the permittivity of free space is called relative permittivity। या आप कह सकते हैं कि the permittivity of a medium, the comparison of the permittivity of a medium to the permittivity of free space is called relative permittivity। यानी आप कह सकते हैं कि जब हम किसी मीडियम के परमिटिविटी का मुवाजना किसी मीडियम के किसी फ्री स्पेस के परमिटिविटी के साथ कर ले तो उसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। अगर हम इस इक्वेशन से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीडियम के परमिटिविटी को निकालें तो मीडियम की परमिटिविटी हमारे पास आती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट जो है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन मीडियम जो है ये मीडियम की परमिटिविटी है। यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा के लिए या तो 1 के बराबर होगी या 1 से ग्रेटर होगी। ये क्यों? ये इसलिए कि इन्हें किसी मीडियम के परमिटिविटी हमेशा के लिए फ्री स्पेस के परमिटिविटी से ज्यादा होती है। फ्रिक्शन में आपको पता होगा कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा होती है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा के लिए या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ग्रेटर होगा, इन्हें 1 से लेस नहीं हो सकता। सो इन्हें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा के लिए या तो 1 की इक्वल होगा, इन्हें अगर आप देख ले कि एयर का रिलेटिव परमिटिविटी भी तकरीबन 1 के बराबर है, या अगर आप फ्री स्पेस या वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी को देखें तो वो एग्जैक्टली 1 के बराबर है। यहाँ पर k जो है इन्हें फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ k फॉर अ मटेरियल मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई। यानी अगर हम मीडियम के लिए k की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि किसी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस के परमिटिविटी से डिफरेंट होती है, यानी किसी मीडियम के प्रॉपर्टीज फ्री स्पेस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से यानी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने एप्सिलॉन लिखा है। अगर आप यहाँ से देखें तो मैंने लिखा है यानी ये जो सिंबल है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है और ये बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर मैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर पुट कर लो तो हमारे पास के की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फॉर मीडियम, इन्हें मीडियम के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस तरह लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी ये जो है ये k की वैल्यू है,
फॉर मीडियम के लिए के की वैल्यू इस तरह आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर अपनी जगह आती है। सो ये जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन बनता है। इससे पहले अगर आप फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह आता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मैंने यूज किया है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। ये ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर ले, यानी Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह हम इस वैल्यू को पुट कर ले, F जो है इसकी बराबर है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह आती है कि F मीडियम इक्वल्स टू F वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मीडियम, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर वैक्यूम, एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। फॉर एयर, एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.006 है, और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 1 है। अगर हम एप्सिलॉन आर को 1 के बराबर पुट कर ले तो मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वैक्यूम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बराबर होगा। लेट फॉर अ मीडियम एप्सिलॉन आर जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ कि हमारे पास एक मटेरियल मीडियम है और उस मटेरियल मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 10 की बराबर है। सो मैं अगर रिलेटिव परमिटिविटी की जगह 10 पुट कर लो और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन केस ऑफ फ्री स्पेस 7 न्यूटन है दोनों चार्जेस के दरमियान। सो मैं चेक करता हूं कि उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रिड्यूस होता है। अगर इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर लो तो F मीडियम इक्वल्स टू, यानी फ्री स्पेस के केस में उस फोर्स की वैल्यू 70 न्यूटन है और रिलेटिव परमिटिविटी 10 है। 70 अगर मैं 10 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास आते हैं 7 न्यूटन। यानी उस मीडियम में यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 7 न्यूटन है, और अगर मैं उस फोर्स को वैक्यूम में ले लो तो वो 70 न्यूटन है। सो आपने देखा स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कितनी कमी आई जब हमने दो चार्जेस के माबैन फ्री स्पेस या एयर की जगह किसी मटेरियल मीडियम को रखा तो उस फोर्स में इतनी कमी आई। पहला जो फोर्स था वो 70 न्यूटन था, उसके बाद वो फोर्स जो है वो कम हो गया और अब जो है वो 7 न्यूटन है। सो आप कह सकते हैं कि जब एक मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा हो तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जब एक मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा हो तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड कम होगा, और अगर हमारे पास एक मीडियम है उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कम है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जब किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर बढ़ाई जाए तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है, और अगर हम किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को कम कर ले तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है। इस रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। यानी रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मुराद, यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंसुलेटर को कहते हैं।
यानी फॉर एग्जांपल अगर हम दो चार्जेस के दरमियान एक इंसुलेटर रख के, इंसुलेटर मीन अगर हम एक ऐसी बॉडी रख के जो उसमें फ्री चार्जेस की तादाद बहुत कम हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक है, रबर है या वुड है, अगर हम ये चार्जेस के दरमियान रख के, तो उस चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वुड जो है, प्लास्टिक है या एनी इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, और वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कितनी कमी कर सकती है, उस कमी को एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। सो रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मुराद ये कि किसी इंसुलेटिंग बॉडी के वो वैल्यू जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कमी होती है, उस कांस्टेंट वैल्यू को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वैक्यूम टू दैट इन अ मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी दो चार्जेस जब वैक्यूम, यानी दो चार्जेस के दरमियान का स्पेस जब वैक्यूम हो, उसमें जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अगर उस फोर्स का रेशो हम उस फोर्स के साथ ले ले जो कि दो चार्जेस के माबैन जब एक मीडियम हो, तो उससे एक कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, उस कांस्टेंट वैल्यू को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। सो ये जो है ये हमने आज सीखी कि के की जो वैल्यू है, यानी कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हर मीडियम के लिए सेम नहीं हो सकती, हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, जब अगर हम दो चार्जेस के दरमियान प्लास्टिक रखे तो के की वैल्यू अलग होगी, जब दो चार्जेस के दरमियान एयर हो तो के की वैल्यू जो है वो अलग होगी। यहाँ पर एक और अहम पॉइंट ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हम एयर जो है, एयर एक मीडियम है और फ्री स्पेस जो है वो वैक्यूम है, और हम दोनों केसेस में एक ही वैल्यू यूज करते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू है हम एयर के लिए भी यूज करते हैं और फ्री स्पेस के लिए भी यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप एयर के रिलेटिव परमिटिविटी को देखें तो उसकी वैल्यू 1.006 है, और फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 1 है। सो इसमें इनमें इतना डिफरेंस नहीं है। 1.006 जो है ये भी नियरली इक्वल टू 1 है, अप्रॉक्सीमेटली 1 का बराबर है, और यहाँ पर जो है एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, इसलिए हम दोनों केसेस में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज का जो क्लास था ये कूलम कांस्टेंट के हवाले से, ताकि कूलम कांस्टेंट कैसे एक मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है, ये क्यों मटेरियल मीडियम से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, या के की जो वैल्यू है कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्यों हर मीडियम के लिए सेम नहीं होती, जैसा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती थी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।